गुड आफ्टरनून। ये रिफंड वाला चैप्टर चल रहा था हमारा। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करना है, सेक्शन नंबर 56 से। ये इंटरेस्ट का सेक्शन है आपका। चलिए, रिफंड कब मिलेगा आपको? सॉरी, इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब आपको रिफंड अप्लाई होने के बाद 60 डेज में पेमेंट नहीं आता तो आपको इंटरेस्ट ऑन रिफंड दिया जाएगा, और 60 डेज के बाद से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले तो सेक्शन 56 देख लो आप। 56 क्या बोल रहा है? जिस दिन आपने RFD 01 में अप्लाई किया या किसी अदर फॉर्म में अप्लाई किया, ठीक है, RFD 10 भी था फॉर्म, या फिर RFD 10 भी था, इन फॉर्म में जब हम अप्लाई करते हैं, यहां से 60 डेज के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए? पेमेंट हो जाना चाहिए आपको। रिफंड ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए, रिफंड ऑर्डर भी 60 डेज में निकल जाना चाहिए और पेमेंट भी 60 डेज में हो जाना चाहिए। पेमेंट ऑफ रिफंड हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ऐसे केस में यहां से स्टार्ट होगा इंटरेस्ट मिलना। प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहां से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। और वो क्या रेट से मिलेगा? दो अलग अलग केस है। नॉर्मली 6% पर एनम से मिलता है, कुछ स्पेशल केस में 9% पर एनम से भी मिलेगा। वो स्पेशल केस क्या होंगे? जब आपको जो रिफंड दिया जाता है वो किसी एपलेट अथॉरिटी, एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया गया हो, ऐसे केस में इंटरेस्ट मिलेगा 9%। बाकी हमेशा आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम की रेट से। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्शन 56, रिफंड ऑफ टैक्स हैज नॉट बीन गिवन टू अ पर्सन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक्नोलेजमेंट की जो डेट होती है, बीच में RFD 2 आता है, उसकी डेट से कोई लेना देना नहीं है। 60 डेज हमेशा रिफंड अप्लाई करने से स्टार्ट किए जाएंगे। क्या इंटरेस्ट की रेट है? 6% पर एनम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? रिफंड ऑर्डर्ड बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एपलेट अथॉरिटी और एपलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट हैज नॉट बीन पेड टू अ पर्सन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड। ठीक है, तो जब ऑर्डर दिया जाता है, रिफंड किसकी वजह से मिल रहा है आपको? किसी एपलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से मिल रहा है, ऐसे केस में आपको 9% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, यहां तक बोलो, ठीक है यहां तक? एक आपने कल पढ़ा था विद हेल्ड वाला, ये स्पेशल पॉइंट है, कल पढ़ चुके थे शीट में, केवल मैंने रिपीट किया है वापस। विद हेल्ड के केस में क्या था? अगर आपका अमाउंट रोक लिया जाता है तो ऐसे केस में 60 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं लगाना होता, वहां पे आपको हमेशा रिफंड मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और मिलेगा किस रेट से? रेट वही होगी 6% पर एनम ऑन डे बेसिस। ठीक है, तो तीन कैटेगरी याद रख लेना। इंटरेस्ट जब भी मिलेगा रिफंड पे तो इन तीन कैटेगरी में मिल सकता है आपको। नॉर्मल कैटेगरी है कि 60 दिन के बाद 6% मिलेगा। अगर किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर एपलेट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर सैंक्शन किया जाता है तो वहां पे 9% से मिलेगा। और विद हेल्ड वाला केस है जो कि सेक्शन 54(11) में पढ़ा था कल हमने, वहां पे 6% से मिलेगा, और वो हमेशा मिलेगा, वहां 60 डेज वाला क्राइटेरिया चेक नहीं करना है। क्लियर है सबको? देखो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, वाई लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्विस वैल्यूड एट $1 लाख। तो आपने एक सर्विस एक्सपोर्ट की है, कितने रुपए की सर्विस है वो? $1 लाख की वैल्यू है उसकी। सप्लाई ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 15 नवंबर। सर्विस कब कंप्लीट हो गई? 15 नवंबर को। देखो 15 नवंबर को आपने सर्विस दे दी। पेमेंट फॉर दिस सर्विस वाज रिसीव्ड ऑन 30 दिसंबर। पेमेंट कब आया है? 30 दिसंबर में। मुझे ये बताओ, आप एलिजिबल कब हो गए एक्सपोर्ट रिफंड लेने के लिए? कब एलिजिबल होंगे हम?
रिफंड लेने के लिए कब एलिजिबल होंगे? 15 नवंबर को या फिर 30 दिसंबर को? वेरी गुड, 30 दिसंबर से आप एलिजिबल हो। तो आपको रिफंड क्लेम जो लगाना होता है RFD01, वो 30 दिसंबर से 2 साल के अंदर अंदर लगाना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। रिफंड क्लेम वाज फाइल्ड बाय वाई लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। मतलब रिफंड किस चीज का लिया जा रहा है बोलो? आउटपुट टैक्स का कि आईटीसी का? रिफंड जो मांगा जा रहा है इस क्वेश्चन में वो आउटपुट टैक्स का है या आईटीसी का है? आईटीसी। तो आईटीसी का रिफंड कौन से सेक्शन में ग्रांट होता है? सेक्शन 54(3) में। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म वही होता है, तरीका वही होता है। 6 लाख रुपए का आप रिफंड मांग रहे हो RFD01 में ऑन 31 जनवरी। तो देखो, जो एप्लीकेशन आपको 2 साल में लगानी थी वो कब लगाई आपने एप्लीकेशन? आपने लगा दी 31 जनवरी को एप्लीकेशन लगा दी RFD01। ओके। द रिफंड क्लेम वाज सैंक्शनड ऑन 30 अप्रैल। ये 2020 है। 30 अप्रैल को क्या हुआ? 30 अप्रैल 2020 को रिफंड सैंक्शन हो गया। कौन से फॉर्म में सैंक्शन होता है, जल्दी से बोलेंगे? रिफंड कौन से फॉर्म में सैंक्शन किया जाता है? RFD06। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आगे? What is the amount of refund Y Limited will get in accordance with the law? What is the relevant date and rate of interest as per GST law? तो relevant date क्या हुई यहाँ पे? कहाँ पढ़ी थी आपने relevant date? स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, सेक्शन 54 के एक्सप्लेनेशन में। तो रेलेवेंट डेट क्या होगी यहाँ पे? रेलेवेंट डेट होगी यहाँ पे 30 दिसंबर। वो आपको प्रोविजन के साथ समझाना है। दूसरा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगी यहाँ पे? बताओ, अभी अभी पढ़ा है आपने, क्या यहाँ कोई इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? चेक करो। आपने एप्लीकेशन लगाई 31 जनवरी को, यहां से 60 दिन जोड़ लो आप। 31 जनवरी से 60 दिन कब कंप्लीट होंगे? ध्यान रखना 2020 है, और 20 में फेब में कितने दिन होंगे? 29। तो 29 तो फेब के हो गए और 31 मार्च के हो गए। तो 31 मार्च को क्या आपके 60 दिन खत्म हो गए? हो गए। तो आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहां से 31 मार्च से लेके, मतलब 1 अप्रैल से बोलेंगे हम, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक 30 डेज का मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या रेट से मिलना चाहिए बोलो? 6% से मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल वाला केस है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आ गया समझ में? अमाउंट ऑफ रिफंड भी पूछा जा रहा है, तो रिफंड का अमाउंट आप बता दोगे। अमाउंट ऑफ रिफंड तो 6 लाख हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको 30 डेज का। ओके, चलो वापस आ जाते हैं नोट्स पे। ये नोट क्या बोल रहा है? ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। पेटी अमाउंट का रिफंड नहीं मिलता ना आपको। कितनी पेटी अमाउंट होती है? कितनी पेटी अमाउंट का रिफंड नहीं मिलेगा आपको? CGST होगा तो लेस देन 1000, SGST होगा तो लेस देन 1000, IGST होगा तो लेस देन। IGST के केस में बताओ, IGST में लेस देन कितना होना चाहिए? 1000 ही होना चाहिए, 2000 मत करना है आप। ठीक है, तो अगर आप तीनों का एक साथ रिफंड मांग रहे हो तो आपको कुल मिला के तीनों की इंडिविजुअली 1000 की लिमिट चेक करनी है। लो जी, आगे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 57। सेक्शन 57 क्या बोल रहा है? कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या बोल रहा है? आपने ऊपर पढ़ा था एक जगह पे, देखो मैं दिखाता देता हूँ आपको। हम्म,
नीचे क्या टॉपिक आया नहीं क्या अभी? फोर्टीन पॉइंट सेवन पे क्या स्किप हो गया क्या आंखों से? एक मिनट छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ जी, देखो ये रहा। क्या बोल रहा है ये? हमने यहाँ पे पढ़ा था जो भी रिफंड का अमाउंट होगा जो कि RFD 06 में सैंक्शन किया जाता है और उसका पेमेंट ऑर्डर निकलता है RFD 05 में, वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन कुछ केस होते हैं जहां पे डायरेक्टली अप्लीकेंट को पैसा दे दिया जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो पैसा नहीं जाता है। तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है ना, ऐसे कौन कौन से केस है जहां पे डायरेक्टली अप्लीकेंट को रिफंड दे दिया जाता है। उसके अलावा जो भी पैसा होगा वो हमेशा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका सिंपल सा रीजन है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे। क्यों ट्रांसफर होगा, कौन बता सकता है मुझे? कि रिफंड का अगर अप्लीकेंट को अमाउंट नहीं पे करना तो गवर्नमेंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्यों ट्रांसफर कर देती है? फॉर एग्जांपल समझना, यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, तो इसके पास एक जीएसटी का सीजीएसटी अकाउंट है ना। सीजीएसटी अकाउंट में कौन सा पैसा आता है? जो सीजीएसटी टैक्स होता है वो आता है, और आईजीएसटी का 50% पोर्शन आता है। इस फंड को वो यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं पे भी, एज पर देयर विश। सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपनी मर्जी है, जहां पे लगाए वहां लगा सकते हैं। एक और फंड बना हुआ है, वो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, आप देखो नाम से ही पता लगा सकते हो फंड का पर्पज क्या है, क्योंकि हर फंड के अलग अलग पर्पज होते हैं। इस फंड का क्या पर्पज है? ये कंज्यूमर की वेलफेयर में लगाया जाएगा। और यहां तक तो इसमें ये भी बोल रखा है इसका 50% पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा? इसका 50% पैसा दे दिया जाएगा किसको? सीबीआईसी को, फॉर जीएसटी अवेयरनेस। जीएसटी की अवेयरनेस फैलाने के लिए 50%। आपने कोई एड देखा है क्या कभी जीएसटी का टीवी के ऊपर? क्या कोई टीवी पे जीएसटी का एड देखा है क्या? किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, जीएसटी का एड जिसमें जीएसटी के बारे में बता रखा हो कुछ भी नहीं देखा? कैसी बातें कर रहे हो? टीवी नहीं देखा इसका मतलब आपने? बहुत से एड आते हैं जिसमें कई बार तो ड्यू डेट बताते हैं, कई बार जीएसटी सिंप्लीफाइड टैक्स है ये बताते हैं। बहुत से होर्डिंग देखे होंगे, बहुत सा सोशल मीडिया पे देखा होगा। इंडिविजुअल कोई पर्सन कर रहा है वो अलग चीज है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हाँ जी, टीवी नहीं देखा। ठीक है, तो अब ये पैसा कहाँ से आता है? ये जो पैसा लग रहा है वहां पे जीएसटी अवेयरनेस में, इस पैसे का सोर्स नॉर्मली तो गवर्नमेंट पे करेगी, पर इन्होंने कहा कि जब कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया जा रहा है तो क्यों ना इसका 50% पैसा इसमें यूटिलाइज कर लिया जाए। तो ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि इस फंड में जितना भी पैसा होगा इसका 50% पैसा कहाँ लगाया जाएगा? इसका 50% पैसा सीबीआईसी को दे दिया जाएगा जीएसटी की अवेयरनेस फैलाने के लिए। आ रही बात समझ में? तो जब भी कभी अप्लीकेंट को रिफंड नहीं मिलेगा तो वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वो अमाउंट सीजीएसटी अकाउंट से निकल के ट्रांसफर हो जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। बस पैसा ट्रांसफर करने का रीजन सिंपल सा है, यहाँ ट्रांसफर होते ही वो अपने स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही यूज आएगा, हर जगह यूज नहीं आ सकता है। सेम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वैसे स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। जैसे मैं बोलूँ राजस्थान गवर्नमेंट के पास भी दो अकाउंट है, एक तो राजस्थान एसजीएसटी अकाउंट है इनके पास, है ना, इसमें पैसा आता है एसजीएसटी का और आईजीएसटी का 50%। और इनके पास भी कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, जैसा हम सीजीएसटी एक्ट में पढ़ रहे हैं वैसे इनके पास भी, इनका भी जब आप सेक्शन पढ़ोगे 57 तो सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा हुआ है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। सेम प्रोसेस यहाँ चलेगा। एसजीएसटी का रिफंड अगर एप्लीकेंट को नहीं जा रहा तो वो कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगा? यहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या ये बात? ठीक है,
अब देखो इससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, गवर्नमेंट शेल कंस्टिट्यूट अ फंड टू बी कॉल्ड कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड। देयर शेल बी क्रेडिटेड टू द फंड। कौन सा अमाउंट फंड में क्रेडिट किया जाएगा? देखो, पहला अमाउंट रेफर टू इन सेक्शन 54(5), मतलब सारा का सारा पैसा इसमें ट्रांसफर होगा एक्सेप्ट फॉर द सिचुएशंस गिवन अबव। हमने कुछ सिचुएशन पढ़ी थी जहां पे डायरेक्टली एप्लीकेंट को देते हैं, उसके अलावा सारा पैसा इसमें जाएगा। अब जो पैसा फंड में पड़ा है वो पैसा वो इन्वेस्ट भी कर देंगे कहीं पे, उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट, वो भी इसी फंड में जाएगी। ठीक है, या फिर कोई अदर मनी इज रिसीव्ड बाय इट, इस फंड में कोई डायरेक्टली कोई डोनेशन दे देता है, पैसा आ जाता है, तो वो भी इसी फंड में आएगा। चलो क्लियर है यहां तक? तो क्योंकि ये फंड कंज्यूमर वेलफेयर के लिए बनाया हुआ है और गवर्नमेंट इसको यूज करेगी, तो इसके अकाउंट्स की ऑडिट कौन करेगा? C&AG के द्वारा इसकी ऑडिट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? तो बोल रहे हैं ऑल सम्स क्रेडिटेड टू द फंड, इससे रिफंड नहीं मिलेगा। बच्चा रिफंड तो मैंने ऊपर पढ़ाया ना आपको, जहां पे अप्लीकेंट को पैसे देने होते हैं वहां तो डायरेक्ट अप्लीकेंट को दे ही देते हैं ना हम। चलो मुझे एक केस बताओ आप, मुझे बताओ, ये ए लिमिटेड कंपनी है, फटाफट से बताना मुझे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ए लिमिटेड ने यहाँ पे अप्लाई किया है कि मैंने 0 रेटेड सप्लाई की है और मुझे रिफंड चाहिए, RFD 01 फाइल कर दिया इसने, 5 लाख का रिफंड चाहिए। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपका कंज्यूमर वेलफेयर फंड है। मुझे बताओ ये 5 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली ए लिमिटेड को देगी या फंड में डालेगी? ए लिमिटेड को देगी, बस बात खत्म। ये पैसा फंड में जा ही नहीं रहा, ये पैसा फंड में जा ही नहीं रहा। फंड में कौन सा आएगा, इसी के लिए तो मैंने टेबल दिखाई है आपको ऊपर। आपने रिवाइज नहीं किया ना, इसका मतलब जाके नए पोर्शन चल रहा है आपका, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इनको कम से कम रिवाइज करो आप। देखो ये मैंने क्या बताया था आपको, ये जो नीचे केस लिखे हुए हैं इन केस में फंड में पैसा नहीं जाएगा। कौन कौन से केस हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट भी टिक लगवा रखा है मैंने आपको। एक तो बात थी रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई पे जो पैसा होगा वो डायरेक्ट एप्लीकेंट को देंगे। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का जो पैसा होगा वो डायरेक्ट एप्लीकेंट को देंगे। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब सप्लाई हमने दी नहीं तो रिफंड वाला केस बनेगा, उस केस में डायरेक्ट एप्लीकेंट को देंगे। ठीक है, सेक्शन 77 वाला केस है तो डायरेक्ट एप्लीकेंट को देंगे। टैक्स इंटरेस्ट कोई पेड बाय एप्लीकेंट इफ ही हैड नॉट पास्ड ऑन, बर्डन अगर उसने आगे पास ऑन नहीं किया तो एप्लीकेंट को देंगे। और उसके अलावा कोई एप्लीकेंट जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। अब इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूं ए लिमिटेड रिफंड मांग रहा है। ठीक है, समझना अब यहाँ पे। आ गया, वो नीचे था क्या केस? देखो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये बताना आप मुझे। सपोज ये एक रिटेल आउटलेट है, ठीक है, कहाँ पे है ये? एयरपोर्ट पे। ये तो एक एग्जांपल है, बाकी तो बहुत सारे केस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फॉरेन टूरिस्ट आया है और ये इंडिया छोड़ के जा रहा है इसी टाइम पे। फॉरेन टूरिस्ट है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, इसने यहाँ पे गुड्स खरीदे हैं इनसे, गुड्स खरीद लिए। गुड्स खरीदते वक्त यहाँ पे इसने टैक्स भी ले लिया, सपोज टैक्स ले लिया इन्होंने 1 लाख रुपए का, बड़ी अमाउंट का गुड्स था तो यहाँ जीएसटी कलेक्ट कर लिया गया 1 लाख। अब रिटेल आउटलेट ने रिफंड एप्लीकेशन लगा दी गवर्नमेंट को। कौन से फॉर्म में लगाते हैं ये? RFD 10B में। ठीक है, रिटेल आउटलेट का नाम भी लिख देते हैं हम, बी लिमिटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई रिफंड एप्लीकेशन। अब मुझे बताओ क्या ये रिफंड मिलेगा? किसको मिलना चाहिए रिफंड? पहले तो ये बताओ,
अगर ये रिफंड मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए? फॉरेन टूरिस्ट को मिलना चाहिए कि रिटेल आउटलेट को मिलना चाहिए? आउटलेट को मिलना चाहिए रिफंड, सोच के बताओ। आउटलेट के लिए लिख रहे हैं साक्षी, क्या आउटलेट को मिलना चाहिए क्या? हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी इसमें? इसमें कंडीशन पढ़ी थी कि आप रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। अगर रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर लिया तो रिफंड बनता ही नहीं है आपका, ठीक है। अब रिफंड किसका बनेगा? ये रिफंड बनेगा फॉरेन टूरिस्ट का, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट तो ट्रेसेबल ही नहीं है। अब मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लीकेंट को तो नहीं देगी रिफंड, पर उसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? ये पैसा उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 1 लाख रुपए का, क्योंकि रिफंड तो बनता है ना, रिफंड तो बनता है। गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आना चाहिए था ये 1 लाख रुपए का। जब गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी है तो फिर ये 1 लाख रुपए गवर्नमेंट की जेब में नहीं आना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे पास आ गया। अब बी लिमिटेड को रिटर्न करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि बी लिमिटेड ने अपनी जेब से तो जमा कराया नहीं है। रिफंड मिलना भी चाहिए तो एलिजिबल रिफंड जो मिलेगा वो फॉरेन टूरिस्ट को मिलना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं है। तो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दो? फंड में। अब फंड में ट्रांसफर करने से क्या होगा? ये 1 लाख रुपए यूज आ जाएंगे कंज्यूमर वेलफेयर के लिए। आगे बात समझ में? तो ये केस आपको याद करने हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। लॉजिक आप कितना भी समझ लो, पर केस तो आपको याद करने से ही होगा काम, ठीक है। एग्जाम में जब पॉइंट लिखोगे तो लॉजिकल पॉइंट्स तब लिखे जाते हैं जब कुछ नहीं याद है, अदरवाइज तो पॉइंट्स आपको याद किए हुए होने चाहिए। चलो तो आगे बोल रहे हैं, ऑल सम्स क्रेडिटेड टू द फंड shall be utilized by the government for the welfare of the consumers in such manner as may be prescribed। तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है कि वो कैसे कैसे यूटिलाइज होगा, फिर भी मैंने आपको एक पॉइंट उसका बता दिया है जो इंपॉर्टेंट है, कि इसका 50% पैसा कहाँ जाएगा? जीएसटी की अवेयरनेस के लिए जाएगा और सीबीआईसी को दे दिया जाएगा। The government or the authority specified by it shall maintain proper and separate accounts and other relevant records in relation to the fund and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed in consultation with the C and AG। चलो मुझे ये बता दो, क्या कंज्यूमर वेलफेयर फंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक ही फंड होगा या दोनों के अलग अलग सेपरेट फंड्स होते हैं? अलग अलग होगा, ठीक है। क्लियर? दोनों के अलग अलग फंड होंगे, एक फंड नहीं है। ये सीजीएसटी एक्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो सीजीएसटी एक्ट में जो फंड बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और एसजीएसटी एक्ट में जो फंड लिखा हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? अब ठीक है जी। चलो, रिफंड के और बहुत सारे केस हैं सर। सेंट्रल गवर्नमेंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करे नहीं करे कैसे पता? वो इसीलिए तो ऑडिट करवा रहे हैं ना। ये देखो ये रही सीएनडीएजी जो ऑडिट करेगा, इसी से तो पता लगेगा। और ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? जब रिफंड ऑर्डर निकलेगा ना, रिफंड ऑर्डर RFD 06, तो उसके साथ पेमेंट ऑर्डर भी निकलता है जो कि पोर्टल पे जाता है। पेमेंट पोर्टल इसीलिए तो सेपरेट रख रखा है ना। तो वहां से अगर अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा तो उसकी भी ऑडिट कौन करता है? सीएनडीएजी करता है। दोनों जगह सीएनडीएजी ऑडिट करेगा। देखो, सीजीएसटी के जो नॉर्मल सीजीएसटी अकाउंट है इसकी ऑडिट भी सीएनडीएजी करता है, और कंज्यूमर वेलफेयर फंड की ऑडिट भी सीएनडीएजी करता है। तो उसको पता लग जाएगा ना कि इधर तो उन्होंने बोल रखा है अमाउंट ट्रांसफर कर दिया और इधर अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसी चीज सीधी सीधी पकड़ में आ जाएगी। अब देखो, एक बार नीचे एक लिस्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, उसके बाद ये ऊपर वाला केस पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बनाया है ताकि एक साथ याद कर सको आप। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्कमस्टांसेज इन विच रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम रिफंड। मतलब कौन कौन से ऐसे केस है जहां पे आपको रिफंड मिलेंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ केस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे और कवर हो जाएंगे। कौन कौन से पढ़ चुके हैं देखो हम।
जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसके जस्ट ऊपर यही है, अभी ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो वहां पे एक साथ कंपाइल कर दिए। ये वाला केस अभी पढ़ेंगे हम कि जब हम जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं तो उसके आईटीसी का रिफंड तो सेक्शन 54(3) में पढ़ लिया हमने, उसके आउटपुट टैक्स का रिफंड कैसे मिलेगा वो यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद और 9 केस है, तो मैं लिस्ट आपको बता दूंगा, पहले एक बार ये केस कवर कर लेते हैं हम। ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वैसे बार बार रिपीट हो चुका है, फटाफट से बताना है केवल आपको। चलो अब की बार सेज वाला केस ले लेता हूं मैं, ताकि कुछ नया हो जाए। ये कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी कुछ इनवर्ट सप्लाई खरीद के लाती है, सपोज उस पे इन्होंने जीएसटी पे कर रखा है 5 लाख का, तो इसका आईटीसी भी ले लिया होगा इन्होंने, 5 लाख का आईटीसी ले लिया इन्होंने। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ ये आईटीसी केवल इनपुट और इनपुट सर्विस का है। इस ए लिमिटेड ने ये गुड्स किसको सप्लाई कर दिए, गुड्स सप्लाई कर दिए सेज यूनिट को, सेज यूनिट को गुड्स सप्लाई कर दिए। इसका मतलब ये क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई है। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई हो गई। अब यहाँ पे रिफंड के दो ऑप्शन, सॉरी सप्लाई करने के दो ऑप्शन है इनके पास। ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी कर सकते हैं, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी किया जा सकता है, और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी किया जा सकता है। विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करेंगे तो लेकिन ध्यान रखना एक बॉन्ड या एलयूटी देना पड़ता है। किसी को याद है क्या एलयूटी का फॉर्म? इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को याद है तो एक बार, किसी को भी याद नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो हो सकता है भूल जाओ आप, अभी तो याद होना चाहिए आपको एलयूटी होता क्या है। वेरी गुड, और बोलो। आपने कौन सी क्लास मिस की थी, पहले मेरे को ये बताओ, कोई क्लास मिस की थी क्या आपने? दीपक, हाँ जी, RFD 11 परफेक्ट बताया आपने, सौरभ ने सही आंसर दिया। दीपक सारी क्लास ली है क्या तुमने? अच्छा, और किसको नहीं मालूम बताओ एलयूटी? ये तो हमने बताया था बहुत अच्छे से। दीपक बोल रहा है मिस की है, तो मिस क्यों किया आपने क्लास, और की है तो मेरे से रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ली फिर आपने? मैं तो आपको सबको मिस नहीं की, तो मिस नहीं की तो फिर तो मैंने आपको पढ़ाया ना, भूल गया? अरे पागलों, ऐसे भूलोगे क्या? आप क्लास दोबारा ले लिया करो, आपको रिवीजन के लिए क्लास चाहिए तो दोबारा क्लास ले लिया करो आप, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं तो चलो अभी वापस रिपीट कर दूंगा, उससे कुछ होगा नहीं ना, जब तक आप खुद बैठ के दिमाग लगा के नहीं पढ़ोगे। एलयूटी का मतलब क्या था कि जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपसे एक अंडरटेकिंग लेती है। अंडरटेकिंग का सिंपल सा बात बोल सकते हो आप, वादा। गवर्नमेंट आपसे वादा लेती है कि अगर, मैंने वहां पे केस भी पढ़ाए थे आपको, कि अगर आप इनवॉइस इशू करने से 1 साल में नहीं कर पाए, सर्विस पेमेंट नहीं आए आपके, तो ऐसे केस में जो आपने वादा किया था कि भाई अगर हमारा पेमेंट टाइमली नहीं आता या फिर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं गुड्स का विद इन 3 मंथ्स, तो जितना भी आईजीएसटी हमने नहीं पे किया वो आईजीएसटी अलोंग विद इंटरेस्ट हम पे करेंगे। ये वादा करते हो आप एलयूटी में। ठीक है, तो एलयूटी कुछ नहीं है, एक वादा है कुल मिला के, और उस वादे का फॉर्म कौन सा है, RFD 11। ठीक है, फिर बोल रहा हूं मैं आपको, किसी को कोई भी दिक्कत होती है क्लास का लिंक मांग लिया करो, रिवीजन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो, अब मैं बात कर रहा था इस वाले केस का, ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा आपको अंडर सेक्शन 54(3), अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का मिलेगा। ठीक है, वो टॉपिक हो चुका है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, इसमें किसका रिफंड मिलेगा बोलो? अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी की यहाँ पे 8 लाख का पेमेंट किया है इसने, 8 लाख का पेमेंट का मतलब टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 8 लाख की है। अब मुझे बताओ रिफंड कितने अमाउंट का बनता है, कितनी अमाउंट का रिफंड बनेगा यहाँ पे? हाउ मच अमाउंट रिफंडेबल?
8 lakhs का बनेगा, ठीक है। वो चाहे आपने आईटीसी यूटिलाइज किया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा 8 lakhs का रिफंड आपको मिलेगा यहाँ पे। अब इसी के बारे में आपको देखना है कि इसमें क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। तो देखो, इस वाले केस की मैं बात कर लेता हूँ। सेज यूनिट को गुड्स सप्लाई करना या सर्विस सप्लाई करना, इस चीज में एक स्पेशल पॉइंट है, वो क्या है, इसमें आपको सेज यूनिट, जिस एरिया की यूनिट है वहां पे एक स्पेशलाइज्ड सेज ऑफिसर होता है ना। हर सेज यूनिट का एक स्पेसिफाइड सेज ऑफिसर होता है। इस सेज ऑफिसर से आपको एंडोर्समेंट लेना होगा। किसको लेना होगा? ए लिमिटेड को। क्या एंडोर्समेंट लेना होगा? कि ये जो सप्लाई गुड्स की सेज यूनिट में हुई है वो सेज के अथोराइज्ड ऑपरेशंस के लिए यूज आई है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेज केवल अपने नाम से बिलिंग ले रहा है और गुड्स कहीं और यूज आ रहा है। ऐसे केस में कोई रिफंड नहीं मिलेगा आपको। तो सेज वाले केस में ध्यान रखना है, सेज ऑफिसर से एक एंडोर्समेंट आएगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि जो सप्लाई आई है गुड्स या सर्विसेज की, वो सेज यूनिट के अथोराइज्ड ऑपरेशन में यूज हुई है, तभी आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज आप रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। क्लियर? बोलो बाबू मेरे, क्लियर है क्या आपको? एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर ए लिमिटेड ने सेज को सप्लाई किए, ठीक है, सेज को सप्लाई करते हैं, तो एक चीज यहाँ पे हमें सुनिश्चित करनी होती है, क्या? कि वो सेज के अथोराइज्ड ऑपरेशन में यूज आना चाहिए। मतलब सेज क्या यूज लेती है? सेज अपनी यूनिट में यूज लेगी और आउटपुट को एक्सपोर्ट करेगी। तो अगर सेज अथोराइज्ड ऑपरेशन में यूज ले रहा है या नहीं ले रहा है, कैसे पता लगेगा? तो हर एरिया का एक सेज ऑफिसर होता है, उस एज ऑफिसर से एंडोर्समेंट आएगा ए लिमिटेड के पास, उसमें लिखा हुआ होगा कि आपकी सप्लाई अथोराइज्ड ऑपरेशन में यूज आई है, तभी रिफंड मिलेगा, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा। ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, अभी हम पढ़ लेंगे। क्लियर है आप सबको एक बार? तो देखो, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं इस रिफंड की। ये रिफंड कहाँ दे रखा है हमें? रूल नंबर 96। चलो एक बार वन बाय वन आ जाते हैं हम। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा हुआ है एक तो। अगर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो गुड्स एक्सपोर्ट के केस में रिफंड कौन देता है? कस्टम्स डिपार्टमेंट देता है, हम जानते हैं इस बात को अच्छे से। इसका मतलब हमें यहाँ पे RFD 01 में रिफंड नहीं मांगना है। बताओ इसके लिए कौन सा रिफंड फॉर्म होता है? इसके लिए रिफंड फॉर्म, रिफंड एप्लीकेशन कौन सी होती है? वेरी गुड, शिपिंग बिल ही रिफंड एप्लीकेशन मान ली जाती है ना। शिपिंग बिल होती नहीं है पर मान ली जाती है। तो आपने अगर शिपिंग बिल दिया है तो ऑटोमेटिकली आपका रिफंड प्रोसेस कर देगा कस्टम डिपार्टमेंट। डीम्ड, डीम्ड एप्लीकेशन मानते हैं हम इसको। चलो देखो, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स द शिपिंग बिल filed shall be deemed to be the refund application for refund of IGST paid on export of goods। तो देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला था, याद हो तो आपको, एक टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पे हमने ये देखा था कि जो इनवॉइस आप बनाओगे उस इनवॉइस पे लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। अगर इनवॉइस पे आपने ऑन पेमेंट ऑफ IGST वाला ऑप्शन चूज किया है, तो कस्टम डिपार्टमेंट अपने आप आपको रिफंड देने में लग जाएगा। और अगर आपने ऑप्शन चूज किया है विदाउट पेमेंट ऑफ IGST वाला, तो ऐसे केस में कस्टम डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेगा, फिर आपको रिफंड मांगना पड़ेगा GST डिपार्टमेंट से। चलो, सच एप्लीकेशन इज डीम्ड टू बी फाइल्ड ओनली व्हेन, हाँ जी, अभी ये आप बोल सकते हो ये कंडीशन है। तो ये फॉर्म आपने दे तो दिया शिपिंग बिल, पर इसको कंप्लीट तभी माना जाएगा जब the person in charge of the conveyance files a departure manifest or an export manifest or export report covering the number of shipping bill and its date। तो वो एक्सपोर्ट में पढ़ेंगे, हालांकि हम एक्सपोर्ट होते वक्त क्या होता है, जो एक्सपोर्टर होता है वो तो शिपिंग बिल फाइल करता है। छोटा सा यहाँ पे देख लो आप प्रेजेंटेशन, ये पोर्ट है,
ठीक है, ये ABC एक्सपोर्ट्स है, मतलब ये एक्सपोर्ट कंपनी है जो एक्सपोर्ट करने वाली है। ये प्रॉपर ऑफिसर हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ये प्रॉपर ऑफिसर है। ये है वेसल, ये वेसल है जिसमें आपका गुड्स जाएगा। और ये है पर्सन इंचार्ज, ठीक है। पर्सन इंचार्ज कौन होता है वेसल के केस में? कैप्टन ऑफ द शिप। तो यहाँ पे कितनी पार्टी दिख रही है आपको? हाउ मेनी पर्सन्स आर विजिबल हियर? 3। इन तीनों का रोल क्या है वो देख लो अब आप। ABC एक्सपोर्ट्स तो इसको देगा, क्या देगा इसको? शिपिंग बिल, है ना। वो इसको शिपिंग बिल देगा जिसमें कंप्लीट डिटेल होगी, क्या क्या गुड्स हैं, कितना गुड्स पे ड्यूटी लगने वाली है, कितनी उनकी वैल्यू है, वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है। पर्सन इंचार्ज ABC एक्सपोर्ट्स के जो गुड्स होंगे, इन गुड्स को अपने वेसल में लोड कर लेगा। अब जब वो यहां से रिमूव होगा तो जितने भी वेसल में गुड्स हैं इसके, जितने भी, केवल ABC एक्सपोर्ट्स के नहीं, जितने भी, इन सब के लिए वो एक डॉक्यूमेंट फाइल करेगा प्रॉपर ऑफिसर को। इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? डिपार्चर मैनिफेस्ट, ठीक है। इसमें डिटेल होती है पूरी। डिपार्चर मैनिफेस्ट में क्या होता है? डिटेल्स होती है, डिटेल्स ऑफ गुड्स इन वेसल। वेसल में जितने भी गुड्स हैं उनकी डिटेल आती है इसमें। तो वो बोल रहे हैं कि जब तक इसको रिफंड एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, शिपिंग बिल को हमने तो फाइल कर दिया, ABC एक्सपोर्ट्स ने तो शिपिंग बिल फाइल कर दिया, पर जब तक ये पर्सन इंचार्ज डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल नहीं करेगा ना, तब तक इसको डीम्ड एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। तो कुल मिला के हम बोल रहे हैं कि जब डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल हो जाएगा तो आपका रिफंड क्लेम माना जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे। दूसरा, अप्लीकेंट हैज फर्निश्ड अ वैलिड रिटर्न। अप्लीकेंट कौन है यहाँ पे? ABC एक्सपोर्ट्स। तो ये डायग्राम आप कॉपी कर लो। तो दो कंडीशन है, एक तो पर्सन इंचार्ज डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल कर दे, और ABC एक्सपोर्ट्स क्या फाइल कर दे? अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल कर दे। जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे, जब तक ये शिपिंग बिल डीम्ड एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। बस, सिंपल। नोट करो, नोट करके एक बार मैसेज दे दो। डन। चलो, डन 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 डन, यहां तक हो गया। आगे आ जाते। तो ये कंडीशन जब भी होती है ना, इंपॉर्टेंट होती है। फिर बात आ रही है, अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ वैलिड रिटर्न द कस्टम ऑफिसर शेल प्रोसेस द रिफंड क्लेम एंड रिफंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो ये बात आपको पता है। अब देखो यहाँ पे रिफंड कौन दे रहा है? रिफंड कस्टम डिपार्टमेंट दे रहा है, पर कस्टम्स वाले भी तब तक रिफंड प्रोसेस नहीं करेंगे जब तक आप GST पोर्टल पे अपनी GSTR 3B फाइल नहीं कर देते। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि दोनों जो पोर्टल है वो इंटरकनेक्टेड होंगे। एक तो आपका जो जीएसटी वाला पोर्टल है जिसको हम कॉमन पोर्टल बोलते हैं, ठीक है, तो जीएसटी पोर्टल लिख देता हूँ, वेबसाइट आपको पता ही है। ये जीएसटी पोर्टल पे जब रिटर्न फाइल होगी ना, तो ये कहाँ चली जाएगी, कस्टम्स वाले पोर्टल पे चली जाएगी, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड है ये, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ चली जाएगी और पता लग जाएगा कस्टम वालों को कि रिटर्न फाइल हो गई, तो वो आपका रिफंड जो है वो सैंक्शन कर देंगे। सैंक्शन क्या कर देंगे, रिफंड ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। कौन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो आपके आरसी में लिखा हुआ है प्लस जो आपने एप्लीकेशन के टाइम मेंशन किया है, वो दोनों सेम होने चाहिए, अलग अलग होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। रिफंड विद हेल्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 5410 और 5411, दोनों सेक्शन पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपका रिफंड रोक लिया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम डिटरमाइन दैट द गुड्स वर एक्सपोर्टेड इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट। तो जब विद हेल्ड, दो प्रोविजन तो आप ऑलरेडी जानते हो विद हेल्ड के, 5410 और 5411। यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में एक और स्पेशल पॉइंट है, अगर आपने एक्सपोर्ट वायलेशन ऑफ प्रोविजंस करके किया है, मतलब कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट नहीं किया, तो फिर आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, रिफंड रोक लिया जाएगा। लास्ट पॉइंट बोल रहा है, द पर्सन क्लेमिंग रिफंड शुड नॉट हैव रिसीव्ड सप्लाईज ऑन विच बेनिफिट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट हैज बीन अवेल्ड। तो ये बात आपको मैंने पहले भी बोला है, हमने जब अनयूटिलाइज्ड का रिफंड निकालते हैं टाइम हम बोलते थे ना 89(4)(a) और 89(4)(b), सेम यही बात ये बोल रहा है। अगर मैं कोई एससी इनवर्ट सप्लाई ले रहा हूं जिसपे ऑलरेडी मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट लिए हैं, ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट मतलब या तो टैक्स लगा नहीं होगा या रिफंड मिल रहा होगा, तो ऐसे केस में मुझे दोबारा रिफंड एलिजिबल होना लॉजिकली भी नहीं बनता, इसलिए लिए मना किया हुआ है। एक्सेप्ट फॉर रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बाय सच पर्सन अगेंस्ट ईपीसीजी, क्योंकि आपको पता है कैपिटल गुड्स का रिफंड वैसे ही नहीं मिलता आपको, ठीक है। हाँ जी, रिफंड एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड बाय द सप्लायर आफ्टर सच गुड्स आर एडमिटेड इन फुल इन द सेज फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन एज एंडोर्स्ड बाय द स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ सेज। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। सेज वाले केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का तो हो गया कंसेप्ट, अगर सेम यही गुड्स सेज को दिए जाते तो बस एक कंडीशन और फुलफिल करनी है, वो क्या, सेज ऑफिसर से एंडोर्समेंट लेना है। किस बात का एंडोर्समेंट है, कि आपके जो गुड्स हैं वो ऑथराइज्ड ऑपरेशन में यूज आए। क्लियर अब, इज इट क्लियर? क्लियर है क्या? ठीक है, चलो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं। अगर सर्विस एक्सपोर्ट करते हो, सेम दो ही कंडीशन है आपके पास, जीएसटी पे कर दो या फिर जीएसटी पे मत करो और बॉन्ड या एलयूटी दे दो। बॉन्ड एलयूटी देते हैं तो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड ले लेंगे सेक्शन 54(3) के अकॉर्डिंग, और अगर पेमेंट करते हैं हम जीएसटी का तो फिर आईजीएसटी का रिफंड ले लेंगे। इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस यही है, अब की बार रिफंड हमें आरएफडी 01 से मिलेगा, कस्टम डिपार्टमेंट से मिलेगा, ठीक है। एंड द रिफंड प्रोसेस विल बी सेम एज प्रोवाइडेड इन रूल 89, तो वो एज इट इज वही रहेगा जो आपने पढ़ा था। द पर्सन क्लेमिंग रिफंड शुड नॉट हैव रिसीव्ड सप्लाईज, ये सेम पॉइंट है कि डीम्ड एक्सपोर्ट वाला आपने इनवर्ट सप्लाई नहीं होना चाहिए। और रिफंड एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, सप्लायर फाइल करेगा सेज वाले केस में, पर वहां पे भी सेज ऑफिसर से एक एंडोर्समेंट लेना होगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कुछ भी स्पेशल नहीं है। चलो, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब इस लिस्ट पे आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये बता रहा है आपको कौन कौन से केस है जहां पे रिफंड मिलता है। तो देखो कुछ केस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो भी मैंने नाम लिख रखे हैं यहाँ पे ताकि आपको दोबारा क्लिक हो जाए। तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ठीक है, तो रूल नंबर 96 में दिया हुआ है इसका रिफंड। दूसरा आता है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये सेक्शन 54(3) में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इन्वर्टेड रेटेड टैक्स स्ट्रक्चर पे रिफंड मिलता है, ये भी पढ़ चुके हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस का रिफंड मिलता है, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है यहाँ तक।
बोलो 4 रिफंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप जब ये लिस्ट देखोगे तो फिर माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए, यहाँ इन केस में रिफंड मिलता है और हम पढ़ चुके हैं। यहां तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है, अब आ रहा है डीम्ड एक्सपोर्ट्स। डीम्ड एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, लॉजिकली सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो ऐसा एक्सपोर्ट जो कि एक्चुअली फिजिकली एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, मतलब इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, इंडिया में ही सप्लाई हुई है, पर उसको एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा, इसलिए उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखो क्या है, एज पर सेक्शन 239 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट मींस सच सप्लाईज ऑफ गुड्स एज में बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 147। और 147 ने क्या बोला है? एज पर सेक्शन 147 द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफाई सर्टेन सप्लाईज ऑफ गुड्स एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स वेयर गुड्स सप्लाइड डू नॉट लीव इंडिया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, डीम्ड एक्सपोर्ट्स केवल गुड्स के रेस्पेक्ट में ही बात करता है, सर्विस के केस में कोई डीम्ड एक्सपोर्ट का कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, एंड पेमेंट फॉर सच सप्लाईज रिसीव्ड एदर इन इंडियन रुपीज और इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इफ सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे पेमेंट का भी फर्क नहीं है कि फॉरेन करेंसी में पैसा आना चाहिए, इंडियन रुपीज में आ रहा है या फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, दोनों चलेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी टू क्लेम रिफंड। तो डीम्ड एक्सपोर्ट्स पे भी रिफंड मिलेगा, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंटली डीम्ड एक्सपोर्ट अट्रैक्ट जीएसटी, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले ये लिस्ट देख लो। ये 4 केस आपको याद करने हैं, इन चारों ही केस को केवल हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे जीएसटी में, इसके अलावा कोई डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है। केवल और केवल ये 4 केस है जिसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या है ये 4 केस? पहला, गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं किसके द्वारा? रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। और किसको किया जा रहा है? ऐसे पर्सन को जिसके पास एडवांस अथोराइजेशन है। ठीक है, तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा कि एडवांस अथोराइजेशन क्या होता है। आपके एक चैप्टर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मैंने आपको लिखाया था, सब सिलेबस बताया था, तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एडवांस अथोराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी तो केवल आप ध्यान रख लो कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब दोनों इंडिया के पर्सन होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, ये ए लिमिटेड है, सपोज ये जयपुर में है, और ये बी लिमिटेड है, ये भी जयपुर में, तो मतलब कोई स्पेशल आदमी नहीं है वो, ए लिमिटेड जयपुर, बी लिमिटेड जयपुर। इस बी लिमिटेड ने गवर्नमेंट से एक लाइसेंस ले रखा है, लाइसेंस बोल देते हैं हम इसको, लाइसेंस ले रखा है। क्या लाइसेंस है? एडवांस अथोराइजेशन का। ठीक है, ये लाइसेंस क्या बोलता है? ये लाइसेंस ये बोलता है कि एडवांस अथोराइजेशन जो है, वो लाइसेंस जिसके पास होगा वो बिना ड्यूटी दिए गुड्स को इंपोर्ट कर पाएगा, है ना? क्यों इंपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि ये लाइसेंस लेने में बी लिमिटेड वादा कर रहा है। क्या कमिटमेंट कर रहा है? वो कमिटमेंट करता है एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लेता है वो, यहाँ पे एक अमाउंट बताता है स्पेसिफाइड कि इतने अमाउंट का मैं एक्सपोर्ट करूंगा, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो क्यों ना मेरे इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया जाए। ठीक है, तो बाकी डिटेल तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे, इतना केवल आप ध्यान रख लो अभी के लिए कि एडवांस ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि बी लिमिटेड को ये पावर मिल गई कि बी लिमिटेड जब गुड्स इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट, तो उसको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, है ना? ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। क्यों नहीं देनी पड़ेगी? क्योंकि उसने वादा कर रखा है कि उन गुड्स से जो वो प्रोडक्ट बनाएगा उसको एक्सपोर्ट करेगा। क्लियर है? अब ये तो हो गई एडवांस अथोराइजेशन की बात। हम बात कर रहे थे किसकी? ये ए लिमिटेड ने अपने गुड्स इसको सप्लाई किए। अब पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये जीरो रेटेड सप्लाई है क्या? इज इट जीरो रेटेड सप्लाई? हाँ या ना? नहीं है? पक्का? जीरो रेटेड सप्लाई क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई सेज यूनिट नहीं है और ना ही ये इंडिया के बाहर है, तो ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है। क्या है ये?
ये डीम्ड एक्सपोर्ट है या नहीं है वो आपको इस कैटेगरी से पता लगेगा। आप ऐसा मत सोचना कि वो आगे एक्सपोर्ट करने वाला है तो डीम्ड एक्सपोर्ट मान ले, नहीं। उस आदमी के पास एडवांस अथोराइजेशन है तो उसको हम मानेंगे क्या, डीम्ड एक्सपोर्ट। चलो ये तो समझ में आ गया। अब आगे की कहानी देखो। जब डीम्ड एक्सपोर्ट है इसका मतलब क्या ए लिमिटेड जो सप्लाई कर रहा है, सपोज गुड्स की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, तो क्या इस पे जीएसटी चार्ज करे या ना करे, हाँ या ना। सपोज जीएसटी होता है 18%, क्या लगता है आपको जीएसटी चार्ज करना चाहिए यहाँ पे या नहीं करना चाहिए। क्या इसको दो ऑप्शन मिलेंगे क्या लिमिटेड को, ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, ऐसा पढ़ा है अभी तक कहीं आपने। हमने वो केवल जीरो रेटेड सप्लाई में पढ़ा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रख लेना। हालांकि बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है इसमें। जीरो रेटेड सप्लाई जब होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डीम्ड एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसको एक नॉर्मल सप्लाई मानो आप, और नॉर्मल सप्लाई मान के टैक्स लगाओ। अब मुझे पहले तो ये बता दो यहाँ टैक्स कौन से लगेंगे, आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, मैंने हटा दिया। आप बोलोगे उस हिसाब से मैं लिखूंगा। हाँ जी, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा क्योंकि स्पेशल ट्रांजेक्शन नहीं है। वो स्पेशल ट्रांजेक्शन सेज के केस में होती है, उसमें हमेशा आईजीएसटी लगाना होता है। तो यहाँ पे 9% सीजीएसटी लगा देता हूँ मैं, 9% एसजीएसटी लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 9 लाख रुपए और ये हो गया 9 लाख। तो चलो ये टोटल हो गया 1.18 CR। अब मुझे ये बता दो, छोटा सा पॉइंट है, ये 18 लाख रुपए का जो टैक्स लगा है वो किसकी जेब से लगा है। 18 लाख का जो टैक्स लगा है वो किसकी जेब से लगा है। बी की जेब से लगा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे रिफंड की जो एप्लीकेशन दी जाएगी, वो रिफंड की एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, बी लिमिटेड करेगा। तो देखो सारे आंसर अगर सिस्टम से चलोगे तो अपने आप आते जाते हैं। तो यहाँ पे रिफंड की एप्लीकेशन जो होगी ना वो फाइल करेगा बी लिमिटेड, रिफंड एप्लीकेशन। चलो ये आपकी बात मान ली मैंने। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, अगर बी लिमिटेड ये बोल दे, बी लिमिटेड ये लिखित में राइटिंग में दे दे कि चलो जो 18 लैक्स का मैंने टैक्स पे किया है मैं इस पे आईटीसी नहीं लूंगा, एक बात, और वो लिख के ये दे दे कि इसका रिफंड ए लिमिटेड को दे दो गवर्नमेंट जी, तो क्या कोई दिक्कत है क्या ए लिमिटेड को रिफंड मांगने में। ए लिमिटेड के पास राइटिंग में लेटर है बी लिमिटेड का, क्या लेटर है, एक तो कि बी लिमिटेड आईटीसी नहीं लेगा, क्योंकि वो तो डबल बेनिफिट हो जाता है, फिर आपको पता है अगर ए ने रिफंड ले लिया और बी ने आईटीसी ले लिया तो डबल बेनिफिट हो गया। तो बी ने राइटिंग में दिया है, पहली बात मैं आईटीसी नहीं लूंगा, दूसरी बात इसका रिफंड ए को दे दिया जाए। बोलो क्या अब ए लिमिटेड फाइल कर सकता है, क्या अब रिफंड एप्लीकेशन ए लिमिटेड फाइल करे तो कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। क्यों नहीं है, क्योंकि बी लिमिटेड इसका आईटीसी नहीं ले रहा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, बी लिमिटेड ने यहाँ पे राइटिंग में ये चीज दे रखी है, ठीक है ना। ये तो कुल मिला के वही बात हुई कि बी लिमिटेड के बिहाफ पे ए लिमिटेड को रिफंड दिया जा रहा है। बी लिमिटेड का लॉस नहीं हुआ, हो सकता है ना इनका इंटरनल कोई मैटर हो, वो बोला होगा कि भी मैं आपके 18 लाख मांगता हूं, तो आप 18 लाख का एक काम करो रिफंड ले लो जाओ। लॉस थोड़ी होगा, ऐसे पागल थोड़ी है बी लिमिटेड ऐसे लिख के देगा। ठीक है, बिजनेस टर्म्स के बेसिस पे लिख के दिया जा रहा है। मैं तो आपको केवल बता रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या ए लिमिटेड अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगर वो राइटिंग में नहीं होगा तब तो कभी भी ए लिमिटेड को राइट मिलेगा ही नहीं रिफंड मांगने का। पर जब बी लिमिटेड ये राइटिंग में दे देगा दोनों बातें लिख के, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड भी रिफंड मांग सकता है। क्लियर है आप सबको, क्या डीम्ड एक्सपोर्ट का कंसेप्ट क्लियर है क्या।
एक कंसेप्ट हमने पढ़ा है, बाकी तीनों पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। एक हमने पढ़ लिया कौन सा वाला, जब रेसिपिएंट के पास एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है ना, उसके पास एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, तो ऐसे आदमी को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। चलो अब बाकी की तीन और देख लो, तीन और कौन कौन से केस है। पहला हो गया, दूसरा सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो जैसे एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस इनपुट्स के लिए होता है, एज इट इज सेम लाइसेंस, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में ईपीसीजी, सेम ये लाइसेंस होता है कैपिटल गुड्स के लिए। तो कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एज इट इज सेम है, केवल लाइसेंस का नाम चेंज हो गया। वो आप एफटीपी पढ़ोगे तो आप उसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी। ठीक है, ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी को सप्लाई करा जाएगा तो भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो ये क्या है, ये भी लाइसेंस है, ये भी आप एफटीपी में पढ़ोगे, ये सारे लाइसेंस है। मतलब रेसिपिएंट के पास लाइसेंस है, नाम याद कर लो कौन सा लाइसेंस है। और लास्ट, सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय अ बैंक और पीएसयू स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। तो गोल्ड सप्लाई किया जा रहा है किसको, सप्लाई करने वाला तो है बैंक या पीएसयू, और सप्लाई किसको किया जा रहा है, जो कि स्पेसिफाइड पर्सन है जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन का लाइसेंस। ये लो जी, ये चार केस है जहां पे हम बोलेंगे कि इसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। आगे बोल रखा है एडवांस ऑथराइजेशन मतलब क्या होता है, वही जो एफटीपी में आप पढ़ोगे, मींस ऑथराइजेशन इशूड बाय डीजीएफटी फॉर इंपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, import or domestic procurement of inputs on pre-import basis for physical exports. EPCG मतलब क्या होता है, EPCG authorization means an authorization issued by DGFT for import of capital goods for physical export. EOU क्या होता है, EOU means an EOU और EHTP, HTP, BTP। लो जी, ठीक है। तो ये बात अभी पूरी 100% नहीं आएगी समझ में, ये एफटीपी के बाद ही आएगी। बस डीम्ड एक्सपोर्ट के केस समझ में आ जाने चाहिए आप। फिर आगे बात आ रही है रिफंड एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, देखो उसके लिए भी लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट द एप्लीकेशन में बी फाइल्ड बाय रेसिपिएंट। तो ये तो इसका राइट बनता ही बनता है। द सप्लायर, सप्लायर भी अप्लाई कर सकता है कब, वेयर द रेसिपिएंट डज नॉट अवेल आईटीसी। तो एक बात तो रेसिपिएंट आईटीसी नहीं ले रहा वो, दूसरा फर्निश्ड एन अंडरटेकिंग दैट द सप्लायर कैन क्लेम रिफंड। तो दो बातें फुलफिल होनी जरूरी है तभी सप्लायर अप्लाई कर पाएगा। इज इट क्लियर, अब क्लियर है क्या सबको अभी तक? चलो आगे चलें फिर हम, कोई दिक्कत नहीं है डीम्ड एक्सपोर्ट में, अभी तक सब समझ में आ गया। एक आपके यहाँ पे प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ईओयू दे रखा है, क्योंकि ये कवर कर रखा है तो मॉड्यूल में हम भी पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पे आप देखो कुछ चीजें हैं जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए पर फिर भी डाल रखी है, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। जो चीज दे रखी है वो सारी कवर कर लेते हैं। देखो दो कंपनियां हैं यहाँ पे, एक ए लिमिटेड है, ये सप्लायर है। अच्छे से देखना, प्रोसेस समझ में आ जाएगा, फिर वहां से हम पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक तो सप्लायर है और एक बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड के पास कौन सा लाइसेंस है, बी लिमिटेड के पास लाइसेंस है ईओयू, ईओयू का लाइसेंस है। ठीक है, अब मुझे बताओ ए लिमिटेड अगर बी को कोई सप्लाई करेगा तो क्या ये डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा अंडर जीएसटी या नहीं, हाँ या ना? माना जाएगा, सिंपल, क्योंकि ये सेक्शन 147 के नोटिफिकेशन में इशू है। अब मैं बोल रहा हूँ ये ए लिमिटेड जो है ये तो जयपुर का है, और ये जो बी लिमिटेड है मैं मान लेता हूँ ये है बीकानेर। चलो क्या इतना आपको पता है कि जयपुर में जीएसटी डिपार्टमेंट होगा, वहां पे ऑफिसर बैठते हैं, बीकानेर में भी जीएसटी डिपार्टमेंट होगा, वहीं वहां पे भी ऑफिसर बैठते हैं, और दोनों ऑफिसर अलग अलग होंगे।
तो ए लिमिटेड का जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर बोल देते हैं हम, मतलब जिसकी जुरिस्डिक्शन में ए लिमिटेड आता है, ठीक है। तो ये है मिस्टर, कोई भी नाम दे देते हैं हम, सपोज पवन। ये कौन है? ये जीएसटी ऑफिसर है। किसके जुरिस्डिक्शन का जीएसटी ऑफिसर है? तो इसको हम बोल देते हैं जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। जुरिस्डिक्शनल कोई पोस्ट नहीं होती है, जुरिस्डिक्शनल का मतलब कि ए लिमिटेड का जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, कि ए लिमिटेड की कोई भी बात है तो वो इस ऑफिसर के यहाँ पे डील होती है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे होगा मिस्टर बाला, ये भी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है। ये किसका जुरिस्डिक्शनल जीएसटी ऑफिसर है? बी लिमिटेड का। क्या बात समझ में आई? हाँ जी आई, मेरे हिसाब से तो आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पार्टी है यहाँ पे, करना क्या है केवल वो ध्यान रख लो आप। फर्स्ट स्टेप, सप्लाई होने से पहले जब भी ईओयू को डीम्ड एक्सपोर्ट में गुड सप्लाई करे जाएंगे तो पहली जो स्टेप होगी वो होगी कि बी लिमिटेड पहले इन तीनों को एक इंटीमेशन देगा, प्रायर इंटीमेशन। किन तीनों को देगा वो देख लो अब। वो सप्लायर को भी देगा, सप्लायर के जीएसटी ऑफिसर को भी देगा, और खुद के जीएसटी ऑफिसर को भी देगा। ये प्रायर इंटीमेशन है। किस बात की प्रायर इंटीमेशन है? कि मैं एक सप्लाई लेना चाहता हूं जो कि डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगी, जिसका मैं रिफंड लेने के लिए एलिजिबल होऊंगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो डीम्ड एक्सपोर्ट में, डीम्ड एक्सपोर्ट होने से पहले जीएसटी डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट वाली ट्रांजेक्शन होने वाली है, ठीक है जी। तो ये तो हो गई आपकी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप है आने दो, अब गुड्स आने दो। सेकंड स्टेप है कि सप्लाई कर दो भैया। ये सप्लाई है, सप्लाई कर दी जाएगी, और सप्लाई करते वक्त क्या टैक्स इनवॉइस इशू होगा क्या? फटाफट से हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या टैक्स इनवॉइस इशू होगा या नहीं होगा? जैसा अभी केस बनाया था मैंने, होगा, अभी अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस भी इशू होगा। ये टैक्स इनवॉइस इशू हो गया, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या बोल रही है? थर्ड स्टेप बोल रही है कि बी लिमिटेड जो है वो ये जो इनवॉइस आया है इस इनवॉइस को एंडोर्स कर देगा। एंडोर्स करने का मतलब होता है कि इसकी कॉपी, और वो लिख के दे देगा कि हाँ मैंने गुड्स रिसीव कर लिए हैं। तो थर्ड स्टेप अगेन क्या होगा? थर्ड स्टेप में एंडोर्स करेगा वो इसकी कॉपी। किस किस को भेजेगा? इन्हीं तीनों लोगों को वापस भेजेगा वो। तो मैं यहाँ पे 3 एरो लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ए को भेजेगा, पवन को भेजेगा, और बाला को भेजेगा, ठीक है जी। अगर इतना काम कर दिया तो ये मान लिया जाएगा क्या कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया, और यहाँ पे अब बी लिमिटेड रिफंड लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। बोलो मुश्किल है क्या? मुश्किल है या समझ में आ गया? छोटी छोटी सी 3 स्टेप याद करनी है आपको। अब ये क्योंकि दे रखा है मॉड्यूल में तो हमने पढ़ लिया, अदरवाइज इतना आना एग्जाम में मुझे नहीं लगता। फटाफट बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या? आगे बढ़े फिर हम। ठीक है, ये नोट हो गया आपसे? नोट हो गया क्या? आगे एक चीज और बोल रखी है कि बी लिमिटेड जो होगा ना, इसको यहाँ पे डेटा मेंटेन करना होगा इन डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज का, ठीक है ना। एक फॉर्म में मेंटेन करना होगा, और हर महीने की महीने वो डिजिटल फॉर्म में, मतलब किसी सीडी में या पेन ड्राइव में डाल के किसको सबमिट करना होगा? जीएसटी ऑफिसर को, ठीक है। ये मंथली इनका काम है, रूटीन में ये देंगे ये डेटा। चलो देखो, ये प्रोसेस एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे, फटाफट से रीड करा देता हूँ। रेसिपिएंट ईओयू जो कि बी लिमिटेड है, शेल गिव प्रायर इंटीमेशन इन फॉर्म ए। फॉर्म ए याद हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक प्रायर इंटीमेशन देना है, किसको देना है प्रायर इंटीमेशन? रजिस्टर्ड सप्लायर को,
jurisdictional GST officer in charge of registered supplier and its jurisdictional GST officer। तो मैंने आपको नाम से बता दिया, आपको जल्दी से क्लिक हो जाएगा। रजिस्टर्ड सप्लायर देयर आफ्टर विल सप्लाई गुड्स अंडर टैक्स इनवॉइस टू रेसिपिएंट। तो ये तो आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई, ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच सप्लाई EOU मतलब रेसिपिएंट shall endorse the tax invoice and send a copy of the endorsed tax invoice। अगेन एंडोर्स किसको भेजेंगे? उन्हीं तीनों पार्टी को भेज देंगे, बात खत्म। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है छोटा सा। और इस एंडोर्स्ड कॉपी को क्या मान लिया जाएगा? प्रूफ ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, और फिर वो रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाए। बताओ, फटाफट से रिप्लाई करेंगे। क्या यहाँ पे बस ये प्रूफ भेजते ही रिफंड एप्लीकेशन मान ली गई क्या इसको? क्या ये एंडोर्स्ड टैक्स इनवॉइस को ही रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो डीम्ड एक्सपोर्ट कंप्लीट हुआ है, ये मान रहे हम, अप्लाई तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया, इसकी कंडीशन है, रिटर्न में नहीं, RFD 01 में। रिटर्न में क्यों करेगा? रिटर्न में तो केवल और केवल क्या होता है? कैश लेजर का बैलेंस मांगा जाता है। ठीक है, ये तो डीम्ड एक्सपोर्ट हुई है, ये वाली बात हमने बोल दी। अब हम रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते वक्त कौन अप्लाई करेगा वो मैं आपको बता चुका हूं, सप्लायर भी हो सकता है, रेसिपिएंट भी हो सकता है। चलो आगे बात आ रही है कि रेसिपिएंट जो होगा उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर्म बी में। ठीक है, फॉर्म बी में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे वो हर महीने की 10 तारीख को, हर महीने की मतलब नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को CD या पेन ड्राइव में डाल के ऑफिसर को दिए जाएंगे डिजिटल फॉर्म। बस इतनी सी बात है। इसके अलावा बोल रहे हैं अगर FTP और कोई रिक्वायरमेंट लगाती है तो वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी आपको। GST में तो इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है हमारा रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है, ये आगे आएंगे तो आगे वहां पे भी दोबारा रिपीट हो जाएंगे। तो अभी के लिए एकदम ये मत मान के चलना कि 100% बात बैठ जाएगी, फिर भी पॉसिबल है जितना वहां तक हमारे माइंड में चला जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मान लेता हूँ ये असिस्टेंट कमिश्नर है, ये असिस्टेंट कमिश्नर है, और ये असेसी है जिसका केस चला था। असिस्टेंट कमिश्नर ने क्या किया था? इसके ऊपर सपोज डिमांड निकाली, इसको बोला भैया तूने 10 लाख की टैक्स चोरी कर दी। तो इसने बोला कोई बात नहीं, 10 लाख की टैक्स चोरी कर दी, आप ऐसा कह रहे हो, मैं इससे रूबरू नहीं हूं, मतलब मैं इसको सही नहीं मानता। अब मुझे ये बताओ, दोनों में कंफ्लिक्ट है। ये मिस्टर ए तो बोल रहा है कि मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर बोल रहा है आपने टैक्स चुराया, और असिस्टेंट कमिश्नर ने डिमांड भी निकाल दी। क्या करेगा बेचारा मिस्टर ए? थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं कहीं बीच में आपको समझाया ये चीज। मिस्टर ए के पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे? अपील। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे मिस्टर ए के पास क्या ऑप्शन है? ये जाएगा कहाँ पे? अपील्स में। तो अपील में 4 रूट होते हैं, एक बार वापस बता दूं ताकि बार बार आपको याद हो जाए। फर्स्ट होता है अपीलेट अथॉरिटी, इससे भी काम नहीं बना तो ट्रिब्यूनल, जिसको हम GST-80 बोलते हैं, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। इससे भी काम नहीं बना तो हाई कोर्ट, और इससे भी काम नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट, और इससे भी काम नहीं बना तो फिर चुल्लू भर पानी, आगे आप जानते ही हो। ठीक है, तो मिस्टर ए जाएगा यहाँ पे अपील करने। सबसे पहले अपील अपीलेट अथॉरिटी है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है जॉइंट कमिश्नर अपील्स, है ना, यहाँ भी कमिश्नर बैठे होते हैं, इंडिपेंडेंट कमिश्नर। देखो अब आप अपील लेके जा रहे हो किसके पास? AA के पास। पर यहां बोला जाता है भैया सूखे रूखे सूखे आओगे तो अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आप किस चीज को अपील में लेके आ रहे हो? आप इस चीज को अपील में लेके आ रहे हो कि 10 लाख रुपए मुझसे गलत मांगे जा रहे हैं। तो मिस्टर ए बोल रहे हैं मुझसे 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं जिससे मैं एग्री नहीं करता हूं। पर AA ये बोलता है भैया आप एग्री करो या ना करो, वो तो है डिसाइड होगा केस में। पर जब आप केस फाइल करने आओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा, ताकि हम थोड़ा अच्छे से आपके केस को हैंडल कर पाए।
ये फीस नहीं है, ध्यान रखना, मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। प्री डिपॉजिट किस में से होगा? इसी 10 लाख में से। कितना देना है इसका? 10%। तो 1 लाख का प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब देखो, आपने प्री डिपॉजिट जमा करा दिया, अब यहाँ पे केस चला, केस डबल ए ने देखा और बोला ओए ओए ओए, आपके साथ तो धोखा हुआ है, आपको 10 लाख रुपए का जो डिमांड इशू हुई है वो पूरी की पूरी बेकार है, आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना। अब मुझे केवल इतना सा बता दो, 10 लाख मुझे कुछ भी पे नहीं करना, क्या मैंने कोई अमाउंट पे कर रखा है क्या गवर्नमेंट को? हाँ या ना? क्या मैंने कोई अमाउंट पे कर रखा है? हाँ या ना? कर रखा है 1 लाख। बस इसी 1 लाख के रिफंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बोलो, आ गया समझ में? क्या ये 1 लाख रुपए रिफंडेबल हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो जाना चाहिए। बस इसी रिफंड के लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील। अब ये वर्ड समझ में आ गया होगा आपको। एज पर सेक्शन 107 आगे पढ़ेंगे हम। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन, ठीक है ना? किसका डिसीजन? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। वो अपील कर सकता है एपेलेट अथॉरिटी के पास। कितने टाइम में? 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन बोला जाता है कि जब आप अपील करोगे तो आपको जो अमाउंट से आप एग्री नहीं करते हो उसका तो 10% जमा कराना पड़ेगा, और जिस अमाउंट से आप एग्री करते हो उसका 100% जमा कराना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जिससे आप एग्री कर रहे हो वो तो पूरा ही जमा कराना पड़ेगा। आगे बोल रहे हैं द अपीलेट, और अपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दिया है आपके फेवर में, तो ऐसे केस में आपको वो अमाउंट बन जाता है रिफंडेबल। कब रिफंड मांगना है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑर्डर से 2 साल के अंदर अंदर। कौन से फॉर्म में मांगना है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, RFD 0 का। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर, बोलो जल्दी 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 जल्दी। क्लियर। नेक्स्ट केस पे आ जाता हूं मैं। नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मान लेते हैं कि आपके टैक्स लायबिलिटी में कुछ लोचा आ रहा है। तो मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने प्रॉपर ऑफिसर जो GST ऑफिसर है इसको बोला कि भैया मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दो, मुझसे प्रोविजनल टैक्स ले लो। तो मैं बोल रहा हूँ 15 अप्रैल को प्रोविजनल असेसमेंट हो गया, इसका प्रोविजनल टैक्स पे कर दिया, सपोज इसने 2 लाख रुपए का। प्रोविजनल वर्ड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बार बार में वर्ड आ रहा है, अब आप इससे यूज टू हो गए होंगे। प्रोविजनल का क्या मतलब होता है? जल्दी से बोलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजनल? क्या जो टैक्स में 2 लाख पे कर रहा हूं वो फाइनल है क्या? नहीं, टेम्पररी। वेरी गुड, ठीक है। अप्रोक्स, अप्रोक्स भी नहीं बोल सकते हम इसको। अप्रोक्स का मतलब तो हो गया कि लगभग इतना ही पे करना है। प्रोविजनल मतलब कि जो अभी तक फाइनल नहीं है। टेम्पररी बोल सकते हो आप, ये सही है कि ये परमानेंट लाइबिलिटी नहीं है, टेम्पररी है, आगे जाके डिसाइड होगा। तो 15 अप्रैल को प्रोविजनल टैक्स आपने पे कर दिया 2 लाख रुपए का। चलो आगे जाके पता लगा, सपोज 10 अगस्त को ये पता लगा कि आपकी फाइनल जो टैक्स लाइबिलिटी आई है वो आया है 1.5 लाख रुपए। मुझे बताओ क्या कोई रिफंड के लिए एलिजिबल हो गए आप या नहीं हो गए? क्या यहाँ पे आपका कोई रिफंड बनता है? बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका 50,000 का रिफंड बनता है। वो 50,000 का रिफंड आप फाइनल, ये आपने केस ऑलरेडी पढ़ा है, इसीलिए मैंने आपको वो जो लिस्ट पढ़ाई थी रेलेवेंट डेट वाली, मैंने बोला था सारे केस होने के बाद दोबारा पढ़ लेना उस लिस्ट को। अब उस लिस्ट को जाके पढ़ना, वहां पे आपको ये केस मिलेगा कि फाइनल असेसमेंट के केस में फाइनल असेसमेंट से 2 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हो रिफंड के लिए, ठीक है। फॉर्म वही वही रहेगा, RFD 01। क्लियर है? बस यही बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, और कितने टाइम में होना चाहिए? 6 महीने में होना चाहिए। लिखा हुआ है क्या कहीं पे? ये रहा सेक्शन 60 है, आगे पढ़ेंगे। ये सारे प्रोविजन तो आगे आने वाले हैं। देखो सेक्शन आपको पता ही है, आप कौन से सेक्शन पे चल रहे हो अभी। प्रोविजन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि 6 महीने में फाइनल हो जाना चाहिए वो असेसमेंट। और फाइनलाइजेशन पे अगर पता लगता है कि प्रोविजनल असेस टैक्स ज्यादा था, प्रोविजनली असेस्ड टैक्स वाज ग्रेटर देन फाइनली असेस्ड टैक्स,
तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिलता है। अगर अपोजिट सिचुएशन हो तो बताओ मुझे, फाइनल असेस टैक्स इज ग्रेटर देन प्रोविजनल असेस टैक्स, क्या अब रिफंड मिलेगा क्या? नहीं, अब तो और टैक्स देना पड़ेगा, रिफंड कहां से मिलेगा? ठीक है, रिफंड नहीं मिलेगा, और टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? चलें आगे, छोटे छोटे से 3 पॉइंट और है। नेक्स्ट है एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू टू मिस्टेक। आपने गलती से ज्यादा टैक्स दे दिया, क्या करें? मांग लो रिफंड। गलती से ज्यादा टैक्स दे दिया तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, रिफंड मांग लो आप। अगर आपने कोई गलती से ज्यादा टैक्स दिया है और वो कैश लेजर में पड़ा है अभी तक, तब तो कैश लेजर का रिफंड मांग लो। और कैश लेजर में नहीं पड़ा, यूटिलाइज हो चुका है, तो फिर वैसे रिफंड मांग लो। गलती से ज्यादा टैक्स का मतलब क्या होता है? ए बी सप्लाई करी, सप्लाई करके 18% टैक्स ले लिया, जबकि एक्चुअल टैक्स की रेट थी 12%। बताओ मुझे क्या होगा? क्या 6% एक्स्ट्रा पे कर दिया क्या? रिफंड के लिए एलिजिबल कौन होगा, इतना सा बता दो बस केवल। रिफंड के लिए एलिजिबल कौन होगा? बी होगा। और अगर बी ट्रेसेबल है तो ठीक है, बी अगर ट्रेसेबल नहीं है तो? अगर बी ट्रेसेबल नहीं है तो क्या होगा? बस अब आ गई बात पकड़ में, अब कोई दिक्कत नहीं। बी अगर ट्रेसेबल नहीं है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दो ना पैसे, दिक्कत कहाँ है? चलो जी नेक्स्ट, रिफंड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट। तो आगे हम जो पढ़ेंगे अपील्स वाला प्रोसेस, वहां पे अगर आपको कोई रिफंड ग्रांट होता है वो भी आप मांग सकते हो। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है रिफंड ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई टू सर्टेन नोटिफाइड पर्सन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 55 में। चैप्टर इज ओवर। कोशिश की है मैंने कि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी हो पाए, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, पर इतना जरूर है मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको रिवाइज जरूर कर लेना। ये चीजें थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, रिवाइज नहीं करोगे तो पूरा कंसेप्ट निकल जाएगा, और अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर को अगर वापस से एक बार रिवाइज कर लिया ना तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको इस चैप्टर में दिक्कत। ठीक है, फिर क्लियर है यहाँ तक? देखो सब कुछ खत्म, क्लियर हो चुका है। इसमें एक लास्ट रूल है, वो मैंने कवर नहीं किया, 97A। वो कुछ नहीं बोल रहा, वो इतनी बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पॉसिबल नहीं है तो मैनुअली भी अप्लाई अलाउ कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम बीच में बोला था, अभी के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी चालू हो चुकी है, तो अब मैनुअल रिफंड नहीं दिए जाएंगे। ईओयू वाला बता दो, ईओयू वाला क्या था? प्रोसेस बताऊंगे ईओयू वाला? ईओयू वाला प्रोसेस की बात कर रहे हो क्या? चलो जी, मैंने एग्जांपल लिख रखा है, मैं उसी से समझा देता हूं आपको। इसी के आगे लिखा था, ये रहा। 4 पार्टी दिख रही है आपको, अब फटाफट से टाइपिंग वाले पे क्लिक रखना, टाइप करते रहना। 4 पार्टी दिख रही है यहाँ पे, एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है, और 2 उनके जीएसटी ऑफिसर है ना? प्रोसेस क्या है? 3 स्टेप का आंसर है। 3 स्टेप में आपको प्रोसेस करनी है, तभी डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल पाएंगे, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्या प्रोसेस है? सबसे पहला काम है, बी लिमिटेड जो रेसिपिएंट है वो तीनों लोगों को एक प्रायर इंटीमेशन भेजेगा फॉर्म ए में। फॉर्म ए में भेजेगा, फॉर्म याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फॉर्म ए में प्रायर इंटीमेशन भेजेगा कि मुझे एक सप्लाई चाहिए जो कि मुझे यूज करनी है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि ईओयू का मतलब होता है वो आगे एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो प्रायर इंटीमेशन भेज दी बी लिमिटेड ने तीनों पार्टियों को। चलो, जैसे ही प्रायर इंटीमेशन आ जाएगी, फिर सप्लायर क्या करेगा? वो सप्लाई कर देगा। सप्लाई करते वक्त क्या टैक्स चार्ज करना है क्या? हाँ जी, टैक्स चार्ज करना है, बिना टैक्स के सप्लाई नहीं होगी। ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड है कि जो टैक्स इनवॉइस आएगी उस टैक्स इनवॉइस को एंडोर्स कर दिया जाएगा, और एंडोर्स करने का मतलब सिंपल सा होता है, वो अपनी सील लगा के साइन कर देगा कि हाँ मुझे गुड्स भी रिसीव हो गए हैं, मेरे पास टैक्स इनवॉइस भी आ गया। इस एंडोर्स टैक्स इनवॉइस की कॉपी किस किस को भेजी जाएगी? इन्हीं तीनों पार्टी को दोबारा कॉपी भेज दी जाएगी। प्रोसेस खत्म। 3 स्टेप का प्रोसेस है छोटा सा, ये प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो रिफंड नहीं मिलेगा।
अब ये तो यहाँ तक काम हुआ है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिफंड लेने जा रहा है बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड रिफंड लेने जा रहा है तो वो RFD 01 फाइल करेगा और RFD 01 फाइल करके रिफंड मांगेगा। रेसिपिएंट ITC रिफंड भी तो ले सकता है? हाँ जी ले सकता है ना। उस केस में आपको ये डीम्ड एक्सपोर्ट वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि वो ITC का रिफंड ले ले, तो ले सकता है, सेक्शन 54(3) फॉलो करना पड़ेगा वहां पे इसको। ठीक है, कई बार एक ही चीज के दो रास्ते होते हैं, आपको चूज करना है कि कौन से रास्ते से जाना है हमें। क्लियर? चलो, और किसी को कोई कोई बात और किसी को पूछनी है? सर अपील में प्री डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ना? इंटरेस्ट पे प्री डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर वो उसी कंडीशन के तहत मिलेगा, 60 डेज वाली, ध्यान रखना, वैसे नहीं मिलेगा। 60 डेज वाली कंडीशन के हिसाब से ही मिलेगा, वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। या आप बोल रहे हो कि 2 महीने तक गवर्नमेंट के पास पैसे पड़े रहे, उससे नहीं मतलब। हाँ जी, ऑर्डर आया, ऑर्डर से 60 डेज नहीं, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के 60 दिन, ऑर्डर आने के बाद आप एप्लीकेशन लगाओगे, उस एप्लीकेशन से 60 दिन, ऑर्डर से भी 60 दिन नहीं देखने। ठीक है, ऑर्डर आने के 2 साल में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, वहां से भी लगेगा फिर। और बोलो। और बोलो भैया, और बोलो। क्या सबको क्लियर है? बस करें क्लास ओवर? शुड वी एंड द क्लास और यू हैव एनी मोर डाउट्स? क्लियर है सबको? ओके जी, ठीक है, फिर क्लास करते हैं हम एंड। बाय बाय।